नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेसी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। पहले नंबर का आर्टिकल बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से रिलेटेड है, बांग्लादेश कॉप से रिलेटेड है। यहाँ पर पूरा इतिहास हम निकाल करके देखेंगे, ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसके चलते चलते इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया। शेख हसीना ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना के रहते हुए किस प्रकार से बहुत सारे काम ऐसे थे जो जनता को पसंद नहीं थे। उसको बोलते हैं ना कि हिटलरवादी शासन चालू हो जाना या फिर ऑटोक्रेसी चालू हो जाना डेमोक्रेसी की जगह, वो कैसे हुआ, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, मतलब बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश कॉप जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसके ऊपर हमको आंसर राइटिंग करना है। तो देखिए इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। शेख हसीना ने अध्यक्षता करी थी, कहना चाहिए शेख हसीना के टाइम पीरियड में कंट्री ने एक्सेप्शनल इकोनॉमिक कंडीशन प्राप्त करी। मतलब शेख हसीना ने ही अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाई। लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या काम कर दिया, आपने लॉस कर दिया मास कनेक्ट विथ द पीपुल ऑफ बांग्लादेश। आप बांग्लादेश के लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई। इसी के चलते चलते आपको अपने ऑफिस से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। हाल फिलहाल में देखा जाए बांग्लादेश की क्या कंडीशन चल रही है, आप देख सकते हैं। कंडीशन की शुरुआत होती है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उस समय में जिन लोगों ने आज़ादी में पार्टिसिपेट किया था उनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, अब रिजर्वेशन 30% था, 30% रिजर्वेशन ख़त्म करो, लोगों की ये डिमांड है। डिमांड बढ़ते 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 कैसे इतने आगे पहुंच गई कि तख्ता पलट हो गया। ये चीज़ कैसे करके संभव है? ये चीज़ संभव है मिलिट्री की सहायता से। शायद मिलिट्री ने जनता को रोका नहीं, और उसका एक ही कारण हो सकता है कि मिलिट्री खुद चाहती है कि अब बागडोर हमारे हाथ में आ जाए। दूसरी नंबर की बात यह है, जो अपोजिशन की पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का तो एक प्रकार से सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए आर्मी ही यहाँ पर शासन करने वाली है, जैसे कि म्यांमार में हुआ। हालांकि श्रीलंका में देखा जाए, श्रीलंका में तो फिर से डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना कम है डेमोक्रेसी की। बांग्लादेश में अब पूरी तरह से अव्यवस्था हमको दिखाई दे रही है। हर जगह हमको रक्तपात देखा गया। साथ ही साथ ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको सताया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ऐसी भी खबरें आई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जो मिस हसीना के पार्टीमैन हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इसके अलावा पुलिसमैन हैं एंड जो बॉर्डर गार्ड हैं, सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 100 लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। इस चीज़ का, ये जो घटना हुई है, इसका सबसे बड़ा चिंता वाला विषय ये है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक अटैक हुए हैं पुलिस स्टेशंस पर एंड द लूटिंग ऑफ वीपन्स बाय एलिमेंट्स बिलीव टू बी रिलीजियस रेडिकल्स। अब पुलिस स्टेशन में अटैक किया जा रहा है, हथियारों को लूट लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट का ये हाथ होगा। हम बात कर रहे हैं 1975 की। अगस्त 1975 में देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो मुजीबुर रहमान है ना, उनकी फैमिली का असैसिनेशन कर दिया जाता। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो तक नहीं बचने दिए जाते। तो शेख हसीना भी इस चीज़ को समझ गई थी कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, शायद अब मैं भी बचने वाली नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने सही टाइम में सही फैसला लिया और वहाँ से भाग गई।
तो जो ग्रेट फादर हैं बांग्लादेश के, जिनको पिता बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जो शेख हसीना है और उनकी जो सिस्टर थी रेहाना, इन्होंने शेल्टर लिया था इंडिया में। यही सब तो बातें ऐसी हैं जिसके चलते चलते पॉसिबिलिटी हो रही है ऑन द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। लेकिन उस समय में आप देखेंगे पर्सनल इंटरवेंशन किया गया था किसकी तरफ से? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की तरफ से, जो कि इस समय भारत नहीं कर पाया था। उस समय तो इंडिया ने कर दिया था, लेकिन इस समय नहीं कर पाया। शायद कर देता तो तख्ता पलट होने से रोक सकता था भारत, क्योंकि इनके काफ़ी बेहतरीन संबंध थे किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। इसलिए भारत उस समय अपनी आर्मी भेज दिया था। अब 1975 की कंडीशन और आज की कंडीशन में अंतर ये है कि उस समय सब लोग शेख हसीना को चाहते थे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जनता शेख हसीना की दुश्मन बन गई है। आज वो एक लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अब डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाई हैं लोगों को, आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं लोगों से। तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के इस कॉप को, तख्ता पलट को रोक सकती थी? ये सब हसीना के कार्यकाल की गिरावट आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि आप इतनी बड़ी जनसंख्या से आप कनेक्ट नहीं हुए, आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपने कुछ भी नहीं किया था, मतलब आपके जो बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आपने कभी रोका नहीं। आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, ठीक है, जो कि कहना चाहिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश में थे, उनको आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चालू होती है कि ऐसा नहीं है शेख हसीना ने 15 साल राज किया है तो देश के लिए कुछ भी नहीं किया होगा। वो बांग्लादेश को भारत से आगे बढ़ाने की कोशिश में थी, भारत से आगे लेके गई है अपने देश को। कैसे करके आगे लेके गई है? जैसे कि पर कैपिटा इनकम की यदि हम बात करें तो भारत से कहीं बेहतर बना दी शेख हसीना ने। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत को देख लो और बांग्लादेश को देख लो, तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारे देश से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जीडीपी पर कैपिटा हिसाब से यदि देखा जाए तो इंडिया की 1876 है, बांग्लादेश की 1887 है। मतलब बांग्लादेश हम लोगों से आगे है। शेख हसीना ने अपने देश को एक बेहतरीन पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया को पछाड़ गई, इंडिया से कहीं आगे निकल चुकी थी। इसके अलावा बांग्लादेश अब वैसा देश नहीं रहा। बांग्लादेश में आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पोर्ट्स, रोड, रेलवे स्टेशन, रेलवे एक्सपांसन, पावर जनरेशन देखने को मिला है। बांग्लादेश शेख हसीना के कार्यकाल में आप कह सकते हैं कि बेहतरीन कंडीशन में रहा है। इसके अलावा कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इस मामले में भी बांग्लादेश पीछे नहीं रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर हैं उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में मानव विकास में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, स्पेशली वुमेंस के एजुकेशन एंड हेल्थ के मामले में देखें। इसके अलावा यदि आप देखेंगे ना, यहाँ का जो इंडस्ट्री है, पार्टिकुलरली गारमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर महिलाएं ही आपको ज़्यादातर काम करते हुए दिखाई देंगी। जैसे कि अब अगला कदम है टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर की बात कर लें। भारत पिछड़ गया है बांग्लादेश से। क्यों पिछड़ गया? उतना छोटा सा कंट्री कैसे आगे बढ़ गया? भारत क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? कोई तो बात होगी। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश टॉप गारमेंट एक्सपोर्टर के तौर पर उभरा था बेहतर तरीके से। जैसे कि चाइना ने जो कहना चाहिए एक्सपोर्ट किया है वो यूएस डॉलर में है, बिलियन यूएस, 182 बिलियन डॉलर। बांग्लादेश 45 बिलियन डॉलर, वियतनाम 35 बिलियन डॉलर, टर्की 20 बिलियन डॉलर और इंडिया 18 बिलियन डॉलर। यहाँ तक कि चाइना में भले ही गिरावट आ गई हो, लेकिन बांग्लादेश में
8% की वृद्धि हमको देखने को मिली थी। ठीक है, और साल दर साल आप देख लीजिए कि बांग्लादेश पीछे नहीं हटा है। 2018 में 6.4, 2019 में 6.8, 2020 में गिरावट आई थी और 21 से फिर रिकवरी चालू हो गई, तो 2022 में 7.9% में पहुंच गया था कौन? बांग्लादेश। ये 2022 का आंकड़ा है। वर्ल्ड की टॉप अपैरल एक्सपोर्टिंग कंट्री का ये मैप यहाँ पर आपको दिखाया गया है। वहीं हम बात करते हैं 6.1 किलोमीटर का आइकॉनिक ब्रिज जो कि पद्मा रिवर पर बनाया गया है। शेख हसीना के कार्यकाल में ही ये चीज़ संभव हो पाया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा था। टोटल कॉस्ट आप दे सकते हैं 30,193 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट है, मतलब $3.86 बिलियन रुपया खर्चा हुआ है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं यदि इसकी कुछ खास बातों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ये जो बांध बनाया गया है, ये जो पुल बनाया गया है, ओवरब्रिज कहना चाहिए, पद्मा रिवर पर, ये कनेक्ट करेगा साउथ वेस्ट रीजन को, जो कि कवर करता है कंट्री की 27% पॉपुलेशन को। जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा था अब उसको जोड़ दिया गया है दूसरे हिस्से के साथ में। उधर की जो 27% जनसंख्या है अब यहाँ से आना जाना कर लेगी डायरेक्टली, आप सोच सकते हैं। एंड बोला जा रहा है कि ये 21 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड इसने कंट्री की जीडीपी को बूस्ट करने का काम किया है। लेकिन अब यहाँ पर असली चर्चा होती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसके चलते चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। पहले नंबर की बात यह है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त हो रही थी। कैसे करके समाप्त हो रही थी तो आप देख सकते हैं, हसीना को ये लगा कि मैं अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे दूसरी बातें दब जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाया है। कंट्री में जो डेमोक्रेसी में कमी आ रही थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई थी। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं शेख हसीना के ऊपर, जैसे कि अपोजिशन पार्टी को दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के भी बांग्लादेश शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी प्रभावित हुई थी शेख हसीना के टाइम पीरियड में। फिर अगला जो चीज़ है वो है फेयर इलेक्शन को लेकर के, कि चुनाव जो हुए थे उसमें भी क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। मतलब शेख हसीना जो जीती हैं ना, तो वो चुनाव में भी धांधली हुई है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। अगली जो चीज़ रही थी जिसके चलते चलते आप देखेंगे बांग्लादेश सिंगल पार्टी पुलिस स्टेट के तौर पर उभर करके सामने आया शेख हसीना के टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये है अपोजिशन को आप एकदम कूड़ा कचरा समझ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको आप जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ बांग्लादेश में हमको देखने को मिली है, इसलिए इसको वन पार्टी और सिंगल पुलिस स्टेट नाम रखा गया है। ये उदाहरण दिया जाता है होस्नी मुबारक के इजिप्ट, मतलब इजिप्ट की ये घटना है। उस समय कौन हुआ करता था? होस्नी मुबारक हुआ करते थे वहाँ पर, जहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। साथ ही साथ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया जाना एंड अपोजिशन को लार्ज स्केल पर अरेस्ट किया जाना, बहुत सारे लोगों के ऊपर चार्ज लगा दिया जाना, ये सारी चीज़ें संकेत देती हैं कि आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं या फिर आप वन पार्टी पुलिस स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपने दूसरी जो गलती करी वो क्या थी कि आपको अपनी पार्टी के जो उभरते हुए लीडर हैं, जो वास्तव में देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आपने कभी भी बढ़ावा आगे नहीं दिया। ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके चलते चलते क्या होता है, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी में जाना चालू कर देते हैं, या फिर बहुत सारे लोग क्या है, स्टूडेंट लोगों को सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसलिए कभी भी अपनी पार्टी के भीतर जो उभरते हुए सितारे रहते हैं ना, उनको ऊपर लेकर के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब अगला जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि जो अवामी लीग है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिला। जैसे कि ऊपर एक हम चर्चा कर लिए हैं, आपने अपनी पार्टी के लोगों को ऊपर उभरने नहीं दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अवामी लीग है, जिसकी लीडर हैं शेख हसीना,
वो उसमें गिरावट हमको देखने को मिली थी। शुरू में ऐसा बोला जाता था ये जो अवामी लीग पार्टी है ये पार्टी गरीब लोगों का, मिडिल लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। लेकिन देखा जाए आइडियोलॉजिकली ये मिडिल क्लास लीडर्स यहाँ पर हमको देखने को मिले थे। एंड ये क्या है, एकदम ग्रास रूट लेवल पर हमको चीज़ें दिखाई देती थी, जैसे कि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो लॉयर्स लोग हो, इन लोगों को मिलाकर के कहना चाहिए अवामी लीग पार्टी बनी है। बाद में बिजनेसमैन लोगों का यहाँ पर दबदबा होते जा रहा है, जैसे कि आज के समय में इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो जो चीज़ इंडिया में आरोप लगाई जा रही वो चीज़ बांग्लादेश में भी लागू हुई है। वहाँ के बिजनेसमैन इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि वो सरकार को दबाना चालू कर दिए। कैसे करके दबाते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद सरकार को जैसा बोलेंगे वैसा वो लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ के जो टॉप बिजनेस लीडर हैं इन्होंने क्या काम कर दिया, पार्टी की जो लीडरशिप है ना उसको दबाना चालू कर दिया था। ब्राइबिंग देयर वे टू सिक्योर नॉमिनेशन फॉर पार्लियामेंट सीट। क्या काम करते हैं, पार्लियामेंट की सीट हासिल करने के लिए ये लोग चंदा देते हैं उनको। और इस प्रकार से देखा जाए अवामी लीग की जो पार्टी है उसकी छवि यहाँ से धूमिल होना चालू हो जाती है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना ये लोग कभी भी ज़मीनी स्तर पर लोगों से कनेक्ट नहीं रहते हैं। द ओनली वे दे कुड विन इलेक्शन, तो कैसे करके ये लोग चुनाव जीतेंगे, वो लोग जीतते हैं चुनाव में गड़बड़ी करके, या फिर वो क्या काम करते हैं, डाउटफुल तरीके अपनाते हैं, पुलिस को अपने अंडर में ले लेंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर में ले लेंगे, मसल मैन को हायर कर लेंगे और इस प्रकार से इलेक्शन जीतने का ये काम करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है ना नेता बन जाते हैं, बिजनेसमैन टर्न हो जाते हैं पॉलिटिशियन में और इस प्रकार से पार्टी की जो इमेज है इसको उन्होंने ख़राब करने का काम किया था। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है एक जो बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं देश के उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ एडवाइज़र में आपने उनको कुर्सी दे दी। बाद में वो एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर के तौर पर उभरा एंड मैनी बिगिन टू कॉल हिम डिप्टी सीएम। बहुत सारे लोगों ने उसको डिप्टी सीएम बोलना चालू कर दिया, डिप्टी पीएम बोलना चालू कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके चलते चलते इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है, वो है बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमको गिरावट देखने को मिली है। ये चीज़ कैसे करके प्रभावित हुई है, तो ये तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि कोरोना से हर देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई थी, लेकिन यहाँ पर करप्शन एंड कोरोना ने इस देश की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। अगली चर्चा हम करते हैं, हो सकता है जो स्टूडेंट हैं वो बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहे होंगे और वो ये चीज़ यहाँ पर बताती भी है। जैसे कि जून एंड नवंबर का डेटा यहाँ पर आप देख लीजिए और 2000 से लेकर के 2016 तक का आंकड़ा आप देख लीजिए, बेरोजगारी हाई ही रही है सबसे ज़्यादा और ये तो नवंबर 2022 में और भी ज़्यादा हो गई थी। अब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है और अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे ना बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें लेबर लोगों ने भी बहुत बड़ा कहना चाहिए प्रोटेस्ट किया था। बोला था कि कम से भी कम आप हमारी मजदूरी को डबल करिए। एंड बांग्लादेश की यदि हम बात करें 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, तो उसमें से 30 मिलियन आज के समय में जॉबलेस हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में बेरोजगारी है। इसके अलावा यदि हम बात करें बांग्लादेश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके पास डॉलर कितना बिलियन रह गया है, जैसे कि 2022 की यदि हम बात कर लें तो 44 बिलियन डॉलर था जो घट कर के 2023 में 31 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि जो जनता प्रोटेस्ट कर रही है उनको इतनी कोई जानकारी नहीं है कि हमारे देश में डॉलर की कमी आ गई है। वो लोग तो खाली मोटी मोटी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं, जैसे कि महंगाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, फॉरेक्स रिजर्व की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है।
तो जो फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर है बांग्लादेश का, 44% गिरावट हमको देखने को मिली थी यदि हम पिछले 3 साल की बात करें तो। इसी से बांग्लादेश अब लोन नहीं ले सकता है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर उसको इस चीज़ को पूरा करना है तो फिर लोन लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो डॉलर की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका, उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ पर है बांग्लादेश, बांग्लादेशी टका सबसे नीचे है 109.00, मतलब $1 की कीमत की, $1 के लिए उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, 109 रुपया देना पड़ेगा। तो बांग्लादेशी टका में ड्रॉप देखने को मिला था 28% इसी साल। इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, प्राइस राइज हमको देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारी तो घटनाएं ऐसी हैं जहां पर हमको यहाँ के जो सिंडिकेट लोग हैं एक्सटॉर्शन करने का काम करते हैं, गलत तरीके से धन उगाही करने का काम करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं हफ्ता वसूली बोल सकते हैं। अब इतिहास की तरफ में हम जाएंगे और जो क्राइसिस चालू हुआ था उसका इतिहास देखेंगे। तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला कि जो रिजर्वेशन है वो ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या बोला, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है ना पुराना वाला वो सही है। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, इससे स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए थे। ये लोग चाहते थे कि मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, रिजर्वेशन देना एकदम गलत है। अब शेख हसीना ने, यदि हम बात करें, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है इस कानून को स्क्रैप कर देते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 56% ऑल है, लेकिन 30% जो रिजर्वेशन है वो डिसेंडेंट जो हैं 1971 के, मतलब जो फ्रीडम फाइटर है ना, उनको हम दे रहे हैं। तो 2018 में जब ये लोग प्रोटेस्ट किए थे तो उस समय शेख हसीना ने बोल दी कि नहीं चलो हम ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि कुछ लोगों ने फिर से पिटीशन फाइल कर दी, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में लगा दी अर्जी कि नहीं आप कैसे ख़त्म कर दे रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब आपको ये भी समझना है कि आखिर शेख हसीना को क्या करना चाहिए था और शेख हसीना ने क्या किया है। तो आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों के साथ में, उनके जो लीडर हैं उनके साथ में मिलकर के बातचीत करना चाहिए था, ठीक है। और उनको बताना चाहिए था कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जो कि उनकी गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली किया भी ऐसा, लेकिन उन्होंने कंडीशन को कैसे करके हैंडल किया, अब लास्ट में हम ये समझते हैं। ये शेख हसीना की हिस्ट्री है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। लोगों के प्रोटेस्ट को उन्होंने इग्नोर करना चालू कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है, क्यों, क्योंकि मैं 15 साल से पीएम हूँ, कोई कैसे करके मेरे को अपनी बात मनवा सकता है, पहले नंबर की बात ये। दूसरे नंबर की बात ये है, आपने लोगों को आतंकवादी बोला, रजाकार बोला, टेररिस्ट बोला, तो जो दंगे हैं ना और भी ज़्यादा क्या हो गए, तेज हो गए। रजाकार का मतलब क्या होता है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो जो लोग विरोध कर रहे थे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उन लोगों को रजाकार बोला गया था। मतलब जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के सप्रेशन कैंपेन पाकिस्तान की आर्मी ने जो कैंपेन चलाया था बांग्लादेश को दबाने का, उसका जो सपोर्ट कर रहे थे उनको रजाकार बोला जा रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही ये जो मूवमेंट तेज हुआ था ना, तो जो मिस हसीना हैं रिसोर्टेड टू ए ब्रूचुअल क्रैकडाउन, आपने बुरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। आपने पुलिस का इस्तेमाल किया, अपने खुद के स्टूडेंट विंग छात्रा लीग का। जब आप अपने ही खुद के ही स्टूडेंट संगठन का इस प्रकार से दबाना चालू कर देंगे तो लोग रुकने वाले नहीं हैं फिर। और यही जो चीज़ है काउंटर प्रोडक्टिव साबित होती है एंड सिचुएशन जो है कंट्रोल के बाहर चली गई। इसीलिए अब मिस हसीना को हैवी प्राइस पेड करना पड़ा था। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया
एंड अब उनको अपनी पार्टी, अपना पद, सब कुछ छोड़ना पड़ा। आप जनता के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई और ऑफिस से फिर आपको भागना पड़ गया।